तो पार्ट 25 की शुरुआत होती है पिछला एपिसोड जहां पे खत्म हुआ था। उस दिन से ही इनकी पूरी फैमिली अपने घर आ रही थी, लेकिन उनके गेट के सामने प्रोटेस्टर्स ने हंगामा कर दिया था क्योंकि क्वींस ग्रुप के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था जिसने इन लोगों की जमीन के बदले 5 गुना पैसे देने का वादा किया था और इनसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया था, पर इन्हें सिर्फ 2 गुना पैसा मिला था। इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करने आ गए थे। वो कॉन्ट्रैक्टर भी असल के साथ मिला हुआ था, लेकिन अब वो अपना ऑफिस छोड़कर भाग चुका था। तो उन्हें देखकर यही इनकी फैमिली रुक जाती है। तभी इन्हें ग्रेस का कॉल आता है जो इन्हें घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आने के लिए कहती है। ये सभी घर के पीछे की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ग्रेस ने ऑलरेडी रिपोर्टर्स को बुला रखा था जो लोग छुपकर इनकी फोटोज और वीडियोस बनाने वाले थे। ग्रेस उन सभी को गेट के सामने ही बाहर निकालती है। हेन उसे गेट खोलने के लिए कहती है और बटलर ग्रेस तो उसे चुप करा देती है और बीच में बोलने से मना करती है, जो सुन हेन के मॉम डैड ग्रेस पे चिल्लाने लग जाते हैं और ग्रेस यहाँ पर उन्हें अपनी असली रंग दिखा देती है। पहले तो उनके कार ड्राइवर्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है तो वो लोग चले जाते हैं। फिर इन्हें बताती है कि क्योंकि चेयरमैन की पावर ऑफ अटॉर्नी सीओली के पास है, इसलिए क्वींस ग्रुप और उनके सारे घर सीओली के कंट्रोल में है। इसलिए तुम सबकी कार्स, ड्राइवर्स, फंड्स और ये घर कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। सबके सारे बैंक के कार्ड वगैरह फ्रीज हो चुके हैं। जो सुनिए सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बटलर कहती कि मैंने तुम सबका सामान पैक कर दिया है, इसलिए इन्हें उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। रिपोर्टर्स ये सभी रिकॉर्ड करने ही जा रहे थे और तभी ही वे गाड़ी लेकर उन रिपोर्टर्स के सामने आ जाता है और इन सभी को बताता है कि यहाँ पे रिपोर्टर्स है, इसलिए जल्दी से आओ और कार में बैठ जाओ। तो हिन इन सभी को गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है। इनके डैड अपने लॉयर्स को कॉल करते हैं पर कोई इनका कॉल पिक नहीं करता। चल तो दहाई के गम में डूबा हुआ था वो हम जाटी पूछती कि वो सीओली हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकती है। न वो कहता है कि आपको अपने घर में रहने का हक मिल जाएगा, इसके लिए आपको लॉसूट फाइल करना होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चेयरमैन ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था उसमें एक कन्वर्टेबल राइट्स का क्लॉज था। इसमें उन्होंने आप सबको जॉइंट सूरी के तौर पे रखा था। इस वजह से आप सभी का रियल स्टेट, पर्सनल बैंक अकाउंट, स्टॉक्स वगैरह सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। जो सुने इनके डैड भी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें इस बार में पता ही नहीं था। चेयरमैन को अपनी फैमिली में से किसी पे भी भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ भी अपने फैमिली के नाम पे नहीं रखा था। इसका फायदा अभी सीओली को हो रहा है क्योंकि सब कुछ चेयरमैन के नाम पे था, इसलिए ऑटोमेटिक पावर ऑफ अटॉर्नी सीओली के नाम होने की वजह से वो सब कुछ अब सीओली का हो चुका है और सब कुछ अब सीओली के कंट्रोल में है। अब मीडिया वाले इनके बारे में और ज्यादा गॉसिप ना फैलाए, इसलिए हिन इन सभी को अपने घर ले आता है। तो हिन के डैड को ग्रीट करते हैं, हालचाल पूछते हैं, उन सबसे माफी मांगती है बिना बताए यहाँ आने के लिए। पर हिन के मॉम का एटीट्यूड अभी तक कम नहीं हुआ था। वो अभी भी इनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। वो इन्हें कहती कि मैं कैब लेकर वापस जा रही हूँ। इनके डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर ये कहाँ आने वाली थी क्योंकि अभी इन्हें बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट टाइम पर इधर उधर जा रही थी। उनकी फली वाले ही उसे टच नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो गिरने वाली थी। पर नव की मॉम आकर उन्हें होल्ड कर लेती है। अगले सीन में हिनू की मॉम डैड खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर नवो ने अपने एक्स वाइफ एंड उसकी फैमिली को हमारे यहाँ क्यों लाया है। इधर हैन हिनो के साथ थी तो हैन उसे आज के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कल ही मैं नई जगह ढूंढ लूंगी हम सबके रहने के लिए। कहता कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सबके लिए सबसे सेफ जगह यही है और रातों रात सब कुछ ठीक भी नहीं हो जाएगा। न कहती कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के घर पर रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो कहता है कि पर मैं हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। एंड कहती है तुम्हें मेरी क्यों फिक्र है, हमारा डिवोर्स तो हो गया है ना, मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ भी होता है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर वो जाने लगी थी पर यूनिवर्स का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूंगा, पर तब तक तुम्हारी फिक्र न करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए प्लीज यही मेरे साथ रहो। न कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन में हमारे साथ रहने से हम लोग खुश रहेंगे। न वो कहता है कि भले ही खुश ना रहे पर साथ रहने से थोड़ा कम दुखी होंगे, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। नव की आंखों में हैन के लिए जेन्युइन केयर था जो हैन भी फील करती है। इधर हैन की मॉम तो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अपनी बुरी किस्मत पे मिसन उनकी हील्स को साफ कर देती है और उसमें से अभी भी स्मेल आ रही थी, इसलिए वो उन्हें अपनी एक्स्ट्रा चप्पल पहनने के लिए दे देती है जिनको उन्हें ना चाहते हुए भी पहनना पड़ता है। ते हुए वो हिनू की मॉम के पास चली आती है जहां न की मॉम को तो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट नहीं था, तुम्हारे बेटे ने ही हमें बिना बताए यहाँ लाया है और वैसे भी मेरी बहन हमें उसके विला में रहने के लिए बुला रही है, इसीलिए हम लोग कल सुबह ही चले जाएंगे। उसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अब यहाँ का खाना तो उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग था। कहाँ है इनकी फैमिली बड़े बड़े शेफ के बनाए खाना खाते थे और यहाँ इन्हें घर का लोकल खाना खाना पड़ रहा है। कन और उसके डैड खाना शुरू कर देते हैं पर सुचोर की नखरेबाजी अभी भी चालू होती है। नबू के डैड उसे खाना ऑफर करते हैं और सचल खाना को दोबारा प्लेट पर रख देता है एंड कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। नते उसे केटली से पानी देने जाता है। सचल कहता है कि ये पानी मैं नहीं पीता, क्या मुझे एल्प्स का मिनरल वाटर मिल सकता है। सुन नते उसके डैड सब लोग हैरान, वही है इनको तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो खींच के सचल को एक लगाती है और चुपचाप से केटली से पानी पीने के लिए कहती है, जो देखकर तो हैन की फैमिली और ज्यादा शॉक्ड होती है। सोन हिनवी की ओर देखती है तो हिनवी उसे बताता
है कि हेन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती, तो सचल चुपचाप से खाना वाना खा लेता है और नते हेन के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। तभी हेन आ जाती है। ड कहती है कि क्या मैं बर्तन धोने में हेल्प करूं। दोनों इसे मना कर देते हैं। फिर हेन से सॉरी कहते हैं, उनकी फैमिली बर्बाद हो गई है। ये सब बोलने के लिए हेन कहती है कि ये सच तो है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। फिर मिसन कहती है कि पता है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, पर क्या तुम दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग बाकी है, और क्या इसी वजह से हिन वो तुम्हें यहाँ ले आया है, और क्या फ्यूचर में तुम दोनों फिर से साथ हो सकते हो। इन कहती कि अगर फीलिंग होती है तो हम लोग डिवोर्स नहीं लेते, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। बाकी हम दोनों का और कोई इरादा नहीं है फिर से साथ में आने का, इसलिए प्लीज कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। जोसन मिसन का गुस्सा आन कहती है कि ठीक है नहीं सोचूंगी, और मैंने बताया था ना स्वयं के बारे में, हमारी प्रिंसिपल की बेटी वो पास ही के मिडिल स्कूल में जॉब करती है, तो मुझसे हिनू का नंबर मांग रही थी पर मैंने नहीं दिया तुम दोनों के बारे में सोचकर। इस पे हेन कहती है कि नंबर दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। जो सुनकर मिसन को तो और गुस्सा आता है। इधर हिनू के डैड हेन के डैड को उनका रूम दिखाने आते हैं और बताते हैं कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, ये एक सीक्रेट है, हिनू ने मुझे बताया इस बारे में, इसलिए चिंता मत करिए आप लोग यहाँ, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। मैंने गाँव के सभी लोगों को मना कर दिया है, इसलिए कोई भी बाहर कुछ नहीं बोलेगा। न के डैड उन्हें थैंक यू कहते हैं। इधर हिंदू सुजल को बाथरूम वगैरह दिखाने आता है, पर यहाँ ना कोई फैंसी बाथटब था, ना ही 1000 तरह के बाथरूम वगैरह, बस 10 साल पुराना एक टावल था जो कि हिनू के भतीजे का था। पर इन सबसे ज्यादा दुखी तो वो दहाई के बारे में सोचकर था। इधर यंसन अपनी मॉम के पास आता है हेन की फैमिली के बारे में पूछने के लिए कि आखिर वो लोग कहाँ गए। सियोली को तो पता ही नहीं था और उसे अब उनकी फैमिली के बारे में सोचकर कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि जो उसे इतने सालों से चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया है। पर यंसन तो हेन को अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि वो हेन को पसंद करता था। मम उसे हेन को भूल जाने के लिए कहती है, पर यंसन कहता है कि जिस तरह आपने बचपन में मुझे छोड़कर इस फैमिली को चुना, इस तरह मैं भी आपको छोड़कर किसी और को चूज कर सकता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और किसी को कॉल करके हेन को ढूंढने के लिए कहता है। इधर हेन के मॉम डैड को पहली बार जमीन पे सोना पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग तो अपने कनेक्शन के बारे में सोच ही रहे थे। तभी उन्हें सूचोल के रोने की आवाज आती है जो कि पास के रूम में था। जोसन मॉम को तो उसकी फिक्र होती, वो भागकर उसके पास जाना चाहती थी, पर डैड उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि अभी उसे रो लेने दो। पर मॉम को फिर भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, कहती कि वो कभी भी जमीन पे नहीं सोया, बचपन से रॉयल स्पेनिश बेड पे सोता आ रहा है, उसे जमीन पे कैसे नींद आएगी, उसे दर्द होगा जी। पर डैड कहती है कि वो तो मैं भी कभी जमीन पे नहीं सोया। जो सुन वो बैठ जाती है। इधर बाहर बमजा आंटी भी बैठकर दुखी होती है अपने डैड की कंडीशन के बारे में सोचकर। अभी इनके पास हिनू के डैड के दोस्त मिस्टर सोम की मॉम आती है, जो उसे ऐसे रोता हुआ देखकर एक रुमाल देती है और उन्हें बड़े प्यार से कंसो करती है। तभी मिस्टर सोम अपनी मॉम को ढूंढते हुए इस तरफ आने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर उनकी मॉम बमजा आंटी से कहती है कि एक पागल कब से मुझे अपनी माँ कहते हुए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे जरा भगा सकती हो, उसे कहना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी मिस्टर सन यहाँ पे आ जाते हैं। गमजा उन्हें कहती कि तुम मेरी माँ के पीछे क्यों पड़े हो। मिस्टर सन कहते हैं कि ये मेरी मॉम है और मैं जानता हूँ कि आप सीओ से आए हो। बजा को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। मिस्टर सोंग अपनी माँ से कहते हैं कि क्या आपको ड्रामा नहीं देखना है, जल्दी चलिए आपका फेवरेट ड्रामा शुरू होने वाला है। जो सुन माम उनके साथ चली जाती है, जो देख भमजा आंटी तो शॉक्ड होती है। इधर नहिनू के रूम में थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मप3 प्लेयर पे गाना सुन रही थी। तो इन गानों को देखकर वो हैरान होती कि ये सारे गाने तो मेरे फेवरेट है। वो कहती कि हम दोनों का म्यूजिक टेस्ट एकदम सेम है। तभी नव उसके फोन पे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम सो गई। एंड रिप्लाई देती है सोने वाली हूँ। हिन वो लिखता है कि मुझे कल जल्दी से सुबह ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। तो सोचा इतना लिखकर वो सेकंड लाइन मिटा देता है, कल सुबह ऑफिस जाऊंगा, यही लिखकर भेजता है। न लिखने जाती कि क्या तुम कल छुट्टी ले सकते हो। इधर हिन वो भी लिख रहा था कि क्या कल मैं छुट्टी ले लूं, पर हिन उस मैसेज को मिटाकर ठीक है लिखती है। न हिन वो भी अपना मैसेज मिटा देता है और गुड नाइट लिख देता है। एंड कहती कि मैं तुम्हारे मप3 प्लेयर पे गाना सुनते हुए सोने वाली हूँ। वो कहता है कि वो गाने काफी पुराने हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है। एंड कहती हाँ ये सारे मेरे फेवरेट गाने हैं। एंड वो बताता है कि वैसे ही मप3 प्लेयर मेरा नहीं था, काफी साल पहले मुझे ये पड़ा हुआ मिला था, मुझे इसका ओनर नहीं मिला था, इसीलिए मैंने इसे रख लिया था। हेन पूछती है कहाँ मिला था। न वो बताता है कि मेरे हाई स्कूल में। हेन पूछती है कि तुम तो नील हाई स्कूल में पढ़े थे ना। एंड वो कहता है कि हाँ मुझे ये मेरे पहले दिन पे ही मिला था। जो सुन हेन उस मप3 प्लेयर को चेक करने लगती है, इस पे उसे एच लिखा हुआ मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये तो उसका ही मप3 प्लेयर था। जिससे उसे याद आता है अपने हाई स्कूल का आखिरी दिन, बाहर ग्राउंड पे वो गिर गई थी, जो लड़का उसके लिए बैग लेकर आया था वो हिन वो था। ये याद करके हिन तो शॉक्ड होती है, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था। पर वो कहती है कि क्या हिनू का जन्म मुझसे प्यार करने के लिए ही हुआ है, जरूर उसे पहली नजर में ही मुझसे प्यार हुआ होगा। अभी तो उसने मेरे मप3 प्लेयर को इतना संभाल कर रखा है, जब उसे पता चलेगा कि मैं ही वो लड़की हूँ तब तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा। तो उससे पूछती कि तुमने इसे अभी तक संभाल कर क्यों रखा है, क्या वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसको तुम पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि तुमने उसकी याद में इस मप3 प्लेयर को इतना संभाल कर रखा है। अब ये मैसेज पढ़ के ही नबू तो भाग कर न के रूम में चला आता है, ताकि न इस बात को कुछ और ना समझ ले। उसे बताता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मप3 प्लेयर जिसका था वो कोई लड़की थी या कोई लड़का या कोई टीचर या फिर वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड का था। न कहती कि जब तुम्हें याद ही
नहीं है कि ये किसका है, फिर तुमने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा है? जरूर उसका इम्पैक्ट तुम्हारे दिमाग से नहीं गया होगा क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत रही होगी ना। वो कहता है कि इस बात को बहुत साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है। ये बोलकर वो मप3 प्लेयर को उठाता है ना ड्रॉयर में रख देता है। जदेखेन पूछते हैं कि फिर तुम अभी भी इसे संभाल कर क्यों रख रहे हो ना। वो कहता है कि मैंने इसे संभाल कर थोड़ी ना रखा है, मैंने तो एक ड्रॉयर में फेंक दिया। जो हैन को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बस अपनी तारीफ करवाना चाहती थी, पर गलती हिनू की भी नहीं थी। वो चाहता था कि हैन उसे मिसअंडरस्टूड ना करे, तो हैन उसे जाने के लिए कहती है, पर हिन वो कुछ ना कुछ कहने के लिए रुक ही रहा था ना। थोड़ा चिल्लाकर कहती है कि जाओ ना। हिन वो कहता है कि वो खिड़की खुला हुआ है, पर्दे लगा लेना ना। कहती हाँ लगा लूंगी, अब जाओ तुम। हिन वो चला जाता है तो हैन ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह हिन उठकर काम पे जाने के लिए निकलता है। ना का ख्याल आता है तो उसे देखने आता है, जहाँ देखता है कि खिड़की तो खुली हुई थी और पर्दे भी बंद नहीं थे। धूप आ रही थी इसलिए वो पर्दे बंद कर देता है। रहीम के पास बैठकर उसे देखने लगता है, उसका फोरहेड टच करता है कि कहीं उसे ठंडी तो नहीं लग गई, पर वह नॉर्मल थी इसलिए वो उसे प्यार से देखने लग जाता है। इसी के साथ पार्ट 25 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।